एक मोनोक्लिनिक और एक ट्राइक्लिनिक, और लास्ट में हेक्सागोनल देखा था हमने, राइट। मोनो और ट्राइक्लिनिक कौन से हैं? अगर आपको ध्यान हो, ट्राइक्लिनिक वाज द वर्स्ट केस, जिसमें ए बी सी कुछ बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी कुछ बराबर नहीं है, सब कुछ डिफरेंट है, तो वो ट्राइक्लिनिक था। हेक्सागोनल वाज रियली स्वीट। कौन से? क्यों? उसमें ए और बी बराबर थे, और सी जो हाइट थी वो अलग हो सकती थी। ऐसे ही एंगल्स में अगर आप देखेंगे, दो एंगल 90 डिग्रीज थे और एक एंगल 120 डिग्रीज था, दैट वाज हेक्सागोनल, राइट। थोड़ा सा अगर आप मोनोक्लिनिक को देखें तो इट वाजंट दैट अगली। अगेन अगर आप देखेंगे उसमें, हाँ बोलिए बोलिए, दो एंगल्स बराबर थे और एक एंगल थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन उसके साथ जो डिफरेंट एंगल था, दो एंगल जो बराबर थे दे वर 90 डिग्रीज, और जो तीसरा एंगल बराबर नहीं था उसके साथ एक कंडीशन भी थी कि वो 90 डिग्रीज जो थे वो 90 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, सॉरी 120 नहीं होगा, और 60 डिग्रीज नहीं होगा, ताकि कहीं हेक्सागोनल ना हो जाए, राइट। मोनोक्लिनिक थोड़ी सी आर्बिट शर्तें थी, एबीसी तीनों बराबर नहीं होते मोनोक्लिनिक ऑफ कोर्स, और उसके साथ साथ दो एंगल्स तो 90 डिग्रीज हैं, और तीसरा 90 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, और 60 डिग्रीज भी नहीं है, राइट। ये पूरी झांकी थी किसकी? आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स की। इन्हीं के साथ करस्पॉन्डिंग थे 14 ब्रेविस लैटिसेस। ये सब मैंने आपको लर्न करने के तरीकों के साथ बताए थे पिछली बार। इस बार पूरे के पूरे रिवाइज करा दीजिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि डेफिनेशंस कैसी हैं। सच तो ये है कि हार्ड कोर मैथमेटिक्स से, ज्योमेट्री से डेराइव करी हुई हैं। आपको इसके डेरिवेशन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है और सिंपली इसको लर्न कर लेना है। ये सारी डेफिनेशंस फंडामेंटली भी क्या एग्जाम में आती हैं एज इट इज, जी हाँ, रोज हर बार आती हैं, नॉट रियली, लेकिन आज जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं, और ये आपको लर्न ही होनी चाहिए, राइट। चलिए, और मैंने पिछली बार विट ट्रिक्स, वो क्या था, हाँ वो सब रिपीट नहीं करूंगा, ये विट ट्रिक्स, लर्निंग ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, पूरे ऑर्गेनाइज करके इस तरह से बताई थी कि आप उसको बिल्कुल चुटकी बजाते ही याद कर लें। मुझे उम्मीद है आपको न सिर्फ याद होगा, जो मैंने रिकैप कराया है उसमें आपको थोड़ा सा पूरी पुराना कुछ धुंधला को रहा था तो हट गया होगा, और आप ऑन स्पॉट बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। आइए अब एक बार एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं क्यूब में। हाँ 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 हाँ, क्या क्या क्या, ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? अरे देखते जाइए तमाशा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। आप देखें, कभी कभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? सेंटर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होते हैं। ओ वाह, ये जी हाँ, ये है क्या? आइए क्या करके देखते हैं। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, या कभी कभी पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं लोग इसे, और क्या होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ज्योमेट्री से देखिए, पॉइंट, लाइन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या क्या है तीनों, एक एक करके देखते हैं। बड़े खूबसूरत चीजें हैं। सबसे पहले पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है, कैसा? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है कि आप उसके लॉन्ग किसी ऑब्जेक्ट को अगर काट डालें खचाक, और वहां मिरर रख दें, अच्छा, और तो मिरर रख दें तो आप देखेंगे कि वो जो एक टुकड़ा कटा है और जो उसकी मिरर इमेज है, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वही हूबहू पुराना ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा, कुछ नई चीज नहीं बनी। हाँ, क्या क्या? एन इमेजिनरी प्लेन that bisects an object in such a way that the two halves of the object are mirror images of each other. हैं? ये क्या मतलब है? मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इस डिस्क को देखिए, जैसे डिस्क है, हाँ जी, या जो भी है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ से काट काट दूं, बीच से काट डालूं यहाँ से, अच्छा, और बीच से कटने के बाद अगर आप देखें इसका जो एक, और यहाँ पे अगर मिरर रख दूं, जो एक हाफ है और जो दूसरा हाफ है, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? हाँ हैं। अच्छा, तो अगर ये दोनों हाफ्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बीच से, डायमीटर से, अगर मैं एक ऐसे प्लेन से इसको परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर रहा हूं, तो वो प्लेन और कुछ नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? हाँ, बोल सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो आई रिपीट, क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री? एक काल्पनिक प्लेन, सचमुच में उसका होना जरूरी है, इमेजिनरी प्लेन, ऐसा प्लेन विच बाइसेक्ट्स द ऑब्जेक्ट इनटू टू हाफ्स, जिसको अगर यूज करके ऑब्जेक्ट को काटे उसके दो टुकड़े हो जाएं। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए मुझे काट डालिए ऐसे, वो दो टुकड़े कर दीजिए, हाँ,
दो हाफ हो जाएंगे। तो यदि मेरा एक हाफ दूसरे हाफ के बराबर हुआ तो मैं कहूंगा कि वो जो प्लेन है वो मेरे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इंसानों के लिए सच नहीं होता, हार्ट एक तरफ होता है, लेफ्ट तरफ थोड़ा ज्यादा होता है, राइट तरफ उतना नहीं होता। अगर वैसे देखेंगे इंटरनली तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। हाँ, इंसान लगभग सिमेट्रिक दिखते हैं, मतलब अगर आप एक हाफ देखेंगे, ये हाफ और ये हाफ, मोस्टली ईश्वर ने ऐसे बनाए होते हैं कि लगभग बराबर होते हैं, लेकिन प्रिसाइसली बराबर नहीं होते। तो ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे हम बात करते हैं एकदम एक्यूरेट वाला, वो इंसानों में या मोस्टली लिविंग बींग्स में नहीं होता, लेकिन हाँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स में आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी उसे मिरर प्लेन भी कहते हैं। क्यों? उसके राउंड काटो और मिरर रख दो तो जो आधा ऑब्जेक्ट है वो भी मिरर में आपको फिर जोड़कर पूरा दिखाई देता है। अच्छा, ऐसी बात है। जी हाँ। अब जैसे क्यूब को देखिए, अगर क्यूब को इस प्लेन से हम काट डालें, अच्छा काट तो सकते हैं, तो आधा ऊपर रह जाएगा और आधा नीचे। हाँ जी, वहां मिरर रख देंगे तो पूरा दिखने लगेगा। हाँ, दिख जाएगा। तो कैसे? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, तीन प्लेन्स के लॉन्ग काट सकते हैं 50-50। जी हाँ। तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले चाहे तो। मान लीजिए आप कहते हैं ये एक्स है, ये वाई है, और अगर ये जेड है कह लीजिए, तो ये कौन सा प्लेन हुआ? ये एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ। अच्छा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो अब मुझे बताओ ये कौन सा प्लेन हुआ? ये इसके पैरेलल है इसके, तो ये वाई जेड प्लेन हुआ। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ये किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है, तो ये एक्स जेड प्लेन हुआ। जो ब्लू वाला प्लेन है उसको लिख रहा हूं। एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, इन प्लेन्स को अगर देखेंगे तो क्या ये एक क्यूब को बाइसेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं? बिल्कुल, ये प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो मजेदार है ये, ऑफ कोर्स बड़े मजेदार है। तो आप देखिए कि हमने ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पहचान ही ली, तो ऐसे हैं ही सही। हाँ, ये है तो सही। ठीक है, क्या क्यूब में और भी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे आइए देखें, ये तो था कि हम इस तरह से काटे कि जो प्लेन है वो साइड्स के भी 90 डिग्रीज पर रहे। आप देखिए ये ऑर्थोगोनल है इस तरह से। अच्छा, ये देखिए ये 90 डिग्रीज का एंगल है, ये देखिए ये 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, लेकिन बीच से दो टुकड़े कर दो, डायगोनली कर दो टुकड़े, ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर डायगोनल से काट डाले तो क्या होगा? काट डाल, देखो क्या होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर हमने ये वाला जो प्लेन है, ये डायगोनल प्लेन लिया है ऐसे। इसमें वैसे आप ध्यान दें कि पुराने वाले इसमें जो क्यूब में क्या किया था हमने, कि अगर ये थी एज लेंथ ए, अगर ये थी क्यूब की एज लेंथ ए, तो वैसे ही ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये चारों ए ए ए ए इस तरह से हैं। हाँ जी। अब यहां पर ये लेंथ ए थी, ये लेंथ ए है, ये क्या है? ये है ए रूट टू। हाँ, क्या ये है? ए रूट टू, बिल्कुल। अच्छा, तो ये ए रूट टू है, ये ए रूट टू है, ये ए है और ये ए है, बिल्कुल। ए रूट टू, ए रूट टू, ए और ए। दिस लुक्स परफेक्टली क्लीन एंड दिस लुक्स परफेक्टली ओके। यस। तो पहली बात, ये प्लेन जो है ये ऊपर वाले प्लेन जैसा है? नहीं, ये ऊपर वाले प्लेन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, ये कुछ नया और डिफरेंट है। अच्छा, ये नया और डिफरेंट है, अच्छी बात है। तो ये कितने तरह के प्लेन हो सकते हैं? अब आप ये देखो, हमने फेस पर एक डायगोनल बनाई है। हाँ जी, तो एक तो ये फेस था। हाँ जी, कौन सा? ये एक्स वाई के पैरेलल जो प्लेन है इसमें डायगोनल बनाई है, बिल्कुल। तो एक, अच्छा, हर प्लेन में एक डायगोनल ऐसी और दूसरी डायगोनल इसके परपेंडिकुलर बन सकती है ऐसी।
अच्छा, हाँ ये वाली हो गई। अरे हाँ, ये तो बात सही है, बाजू में आ गई, ठीक है। तो दो पैरेलल फेसेस थे, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या, ये और ये, ठीक। ध्यान दीजिए, ये जो प्लेन था, इसी प्लेन के पैरेलल ये और ये था, कौन सा, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई और एक्स वाई प्लेन में हमने डायगोनल्स बनाई और इस तरह से उनसे एक रेक्टेंगल बना लिया। अब ये रेक्टेंगल के प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। और ऐसा ही एक दूसरा रेक्टेंगल बना लिया, ये भी एक्स वाई प्लेन में जो डायगोनल थी उनको लेके बनाया है। हाँ जी, तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए, बिल्कुल ओके सर। और एक्स वाई के पैरेलल अगर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले, बिल्कुल, तो ऐसे ही एक्स वाई जेड के पैरेलल दो मिलेंगे, बिल्कुल। और एक्स जेड के पैरेलल दो मिलेंगे। ये देखिए, ये वाई जेड प्लेन था, ये वाई जेड प्लेन था, और ये उस प्लेन में डायगोनल है। हाँ जी, एक ये बन गई और एक ये बन जाएगी, ये वाली ऐसे। ये भी कहाँ है, ये भी वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, देखिए। हाँ तो सही कहना, तो तीसरी वाली एग्जैक्ट से होगी, बिल्कुल। देखिए ना, ये जो प्लेन है, ये कौन सा है, ये एक्स जेड प्लेन है। और ये लो, कर लो बात, ये देखिए बनाइए, ये उसकी डायगोनल है। हाँ है तो सही। तो एक ये हो गई और एक इधर वाली हो जाएगी, ये इधर वाली हो गई नीचे। तो नौ नौ बना दिए, जी हाँ। तो ये नौ प्लेन्स कैसे हैं, ध्यान दीजिए, ये क्यूब के प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो क्या एक क्यूब में, जी हाँ आप ठीक समझ रहे हैं, बोलिए अच्छे से बोलिए। ये एक क्यूब में कितने, ये 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, बिल्कुल। ये 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। फिर देख लीजिए, एक दो तीन, ये, और फिर डायगोनल प्लेन्स ले लिए ऐसे, एक दो तीन चार और पांच छह। अरे वाह, ये क्या है, ये एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं क्यूब के, राइट। डन 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 डन, ठीक है। तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बड़े अच्छे लगे। फिर क्या है, आपके पास हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल, कैसे हो सकता है, आइए देखिए। A center of symmetry is a point, ठीक है, within an object such that if a straight line is drawn from any part of the element of object to the center, ठीक है, and extended by an equal distance on the other side, we get a repetition or a reflection of the same point. हाँ, क्या 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 बोल दिया, दोबारा बोलता हूँ। पहले हिंदी भाषा में सुनिए शांति से, फिर उसके बाद अंग्रेजी फिर बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ये जानना चाहते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो आप क्या करेंगे, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर में क्या एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आपने अपने मन में प्रश्न पूछा। तो जवाब है कि ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तब कहलाएगा, ये ग्रीन वाला देखिए, है ना, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तब कहलाएगा यदि इस ग्रीन वाले से हम एक किसी भी एक डायरेक्शन, मान लीजिए अपने काम यहाँ चलते हैं और यहाँ हमने ये स्क्वायर से यहां तक हमने एक पॉइंट बनाया, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगर उतना ही डिस्टेंस हम और ट्रेवल करें और हमें वैसा ही पॉइंट दोबारा मिल जाए, तो हम कहेंगे ये पॉइंट जो था, एक संभावना है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और अब हम उस ऑब्जेक्ट में किसी भी पॉइंट पे, हम यहां चले गए और हमने कहा यहां से चल बेटा, यहां चल, डिंग 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 डिंग। तो जितना डिस्टेंस यहां चले उतना ही आगे चलेंगे। और क्या सिमिलर पॉइंट रिपीट हो गया, हाँ, यहां पे चले, यहां आए और उतना ही आगे चले, सिमिलर पॉइंट रिपीट हो गया, हाँ। अगर सिमिलर पॉइंट्स ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं और मैं उस ऑब्जेक्ट पे कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं और वहां से उस सेंटर की ओर जाऊं, तो जितना डिस्टेंस चल के मैं गया सेंटर पर, उतना ही डिस्टेंस अगर मैं आगे और चलूं और वैसा ही पॉइंट मुझे दोबारा मिल जाए, तो मैं कहूंगा अरे ये पॉइंट तो बहुत जादुई है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, तो अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट विद इन एन ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, सच दैट if a straight line is drawn from any part of element, आप देखो any part of square था, is a straight line is drawn from any point of part of the element,
of the object to the center, ठीक है, and extended by an equal distance on the other side, और उसी को दूसरे साइड में equal distance extend किया जाए, then we get a reflection of the same point, या we get an exactly similar point. मतलब जितने distance पर सेंटर ऑफ सिमेट्री से जितने डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उसके वर्टिकली ऑपोजिट चलेंगे तो उतने ही डिस्टेंस पर वैसा ही पॉइंट उल्टी तरफ भी होगा, देन वी से दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, और जैसे ये देखिए, अगर एक क्यूब देखें तो क्यूब में तो बहुत ऑब्वियस है, क्यूब का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और क्या क्यूब में सिमेट्री है? बड़ी मस्त सिमेट्री है। जो दो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना सेंटर से जाती हुई, ये क्या है? ये दो लाइनें ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल्स मतलब ये डायगोनल तो सुनी थी, बॉडी डायगोनल क्या होती है? आप देखिए, जैसे एक क्यूब है, हाँ जी, जैसे ये देखिए, ये एक क्यूब है, क्यूब का ये फेस है, हाँ 6 फेस होते हैं क्यूब के। ये लाइन जो है, ये कैसी लाइन है? दो लाइनें बना दी मैंने, कैसी लाइन है? एक फेस में भी, हाँ आप सही बोलने वाले हैं, ये एक डायगोनल है। ये क्या है? ये एक दूसरे फेस पर है, ये भी डायगोनल है। ये क्या है? ये तीसरे फेस पर है और ये भी डायगोनल है। तो ये तीनों लाइनें जो हैं, ये क्या है? ये फेस डायगोनल्स हैं। ध्यान दीजिए, ये कहीं सेंटर से नहीं जा रही है, ये क्यूब की सरफेस पर ही है बस। ये एक फेस पर, एक दूसरे फेस पर, एक तीसरे फेस पर है, पर ये फेस डायगोनल्स हैं। और इस लाइन को अगर आप देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे, ये अंदर तक क्यूब को चीरती भी जा रही है, बीच से गुजर रही है, क्यूब के सेंटर से जा रही है, ऐसा, हाँ जी। और उसके सेंटर से होती हुई दूसरे साइड में निकल रही है। ये जो बेचारी है, ये क्यूब की बॉडी डायगोनल है। अच्छा, ऐसा है जी। हाँ, आप देखिए, ये इस क्यूब में इस पॉइंट से उसके उल्टे पॉइंट तक, यहां तक जा रही है, ये ऐसे, ये नालायक देखो, ये बॉडी डायगोनल है। यहीं पर अगर फेस डायगोनल देखनी होती तो कौन सी होती, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मामूली फेस डायगोनल देखते तो वो ऐसी थी, सॉरी, हाथ से इतनी अच्छी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो लाइन है, ये होती फेस डायगोनल। ये सिर्फ सुपरफिशियली एक फेस पर रहती है, आप देखें, है ना। ये देखते, ये होती फेस डायगोनल, साइड में बिल्कुल साफ दिख जाएगा आपको, ऐसे। ये यहां से देखते, ये होती है फेस डायगोनल। अच्छा, और और जो येलोइश लाइन दिख रही है वो, या ऑरेंजिश लाइन दिख रही है वो बॉडी डायगोनल है। कैन यू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन अ फेस डायगोनल एंड अ बॉडी डायगोनल? राइट। और जो बॉडी डायगोनल है, वो पास कर रही है किससे? उस ऑब्जेक्ट के बॉडी सेंटर से। इट पासेस थ्रू body center of cube, and it passes through face center of any one face। किसी भी एक फेस के सेंटर से गुजर रही है तो फेस सेंटर से गुजर रही है तो फेस डायगोनल, पूरे बॉडी के सेंटर से गुजर रही है तो बॉडी डायगोनल। इन दोनों के अंतर को साफ साफ समझ लें। और ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, इसमें क्या है? अच्छी बात, आपको दिख रहा है, आप देवता हैं, ऐसे मान लीजिए। अब मैं बोलना चाहता हूं, या पूछना, पहले पूछता हूं उससे, आप बताओ, ये जो फेस डायगोनल है, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या क्यूब की, अब यहां पर क्या हम थोड़ी सी टिपिकल बातें कर रहे हैं, हम दिमाग लगा जिसमें, अरे फॉर्मूला बताओ, आंसर निकाले, हम क्या दिमाग लगा रहे हो? तो फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं बाबू, मजाक थोड़े है ना। दिमाग लगवा इसलिए रहे हैं कि आपका दिमाग खुले, सोचने समझने की शक्ति एकदम और शक्तिशाली हो जाए। And this is what learning is all about. I mean, you're trained to think systematically, right? तो आप ये देखिए, क्यूब है, हाँ जी। अगर मैं इस क्यूब की फेस डायगोनल बना देता हूँ, तो क्या मैं कहता हूँ कि इस फेस डायगोनल का जो सेंटर है, वो पूरे क्यूब के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या मैं कह सकता हूँ कि क्यूब के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है?
बोलिए। नहीं, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर में तो ये होता था इस पॉइंट से इधर चलो या उल्टा चलो, दोनों तरफ चलोगे तो एक जैसा पॉइंट आएगा। हाँ जी। अब इस सेंटर इसमें यहाँ देखो, ये यहाँ चलो या यहाँ चलो, एक जैसा पॉइंट आ रहा है। हर पॉइंट आना चाहिए। मान लीजिए इस सेंटर से वो यहाँ चला तो क्यूब है, ऊपर चला तो बाहर निकल गया, यहाँ क्यूब थोड़ी है। हाँ जी, बात तो सही है। इधर चला तो क्यूब है। हाँ जी, बाहर चला तो हवा में निकल गया, क्यूब थोड़ी है। बिल्कुल। तो क्या ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? जवाब है नहीं, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं है। हाँ, जो बॉडी सेंटर है, क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? हाँ, ये है। अरे कैसे? आप देखिए, इस क्यूब से या क्यूब के इस बॉडी सेंटर से आप पूरे क्यूब में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई अनसेंट पॉइंट ऐसे लिया और यहां से इस पर चले ऐसे, राइट? और जैसे ही आप इधर आएंगे और आप इक्वल डिस्टेंस चलेंगे, आप देखिए जैसे आपने कहा मैं चल रहा हूं ऐसे, और उतना ही डिस्टेंस चलेंगे आप, तो आप देखेंगे आप जिस पॉइंट पे ये फ्रंट वाले फेस पे थे, आप बैक वाले फेस पे पहुंच जाएंगे। तो उतना ही डिस्टेंस चल के उतने ही बिल्कुल सिमिलर, ये इतना ऊपर था, ये इतना सेम डिस्टेंस नीचे होगा, ये है ना। आप सिमिलर पॉइंट पे पहुंचेंगे। मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आप नापेंगे तो आपको कम ज्यादा लग सकता है, बट अगर आप ए डिस्टेंस ऊपर से आपने चलना शुरू किया था, तो यहाँ से भी आप ए डिस्टेंस नीचे पर ही पहुंचेंगे। एग्जैक्टली सिमेट्रिक पॉइंट होगा जहां पर आप। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ओ वाह! तो देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो बड़े क्रूशियल कंसेप्ट हमने कवर करे, और ये बिल्कुल कोर है। अगर किसी में ये दोनों हैं तो वो बहुत शानदार रूप से सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। क्यूब में दोनों होते हैं बिल्कुल, और क्यूब काफी सिमेट्रिक होता है, आपने देखा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए। अब आप देखो, जब ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, ये ऐसी बात है जो जो रटी नहीं जा सकती। रट नहीं सकते। वैसे हमने बताया, आप चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 9, आपने लर्न कर लिए। पर आप उसे फिजिकली गिन भी सकते हो। दोनों ही अप्रोचेस हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता वो डायरेक्टली रट लेते हैं, अदरवाइज आप गिनती करके कॉमन सेंस से भी देख सकते हो। अगर लगे कॉमन सेंस थोड़ी रेयर है तो ये लोग याद भी कर लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में प्लेन तो गिन लिए थे, 9 है क्यूब में। सेंटर में कितने सेंटर है? एक सेंटर, बॉडी सेंटर, वही सेंटर ऑफ सिमेट्री है बस। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एओएस। ये थोड़ी रहस्यमय चीज है, मजेदार है। आइए देखिए, बड़ी प्यारी परिभाषा है इसकी। इसमें इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर पहले मैं आपको इसको हिंदी भाषा में साफ साफ आसान तरीके से समझाता हूँ। आप मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें। कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है आपका? अभी हमने स्क्वायर में काम किया था, एक ट्राइंगल लेकर, तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लीजिए ऐसे। अच्छा, और मान लीजिए आपने कहा मैंने एक एक्सिस ली है। एक्सिस मतलब एक लाइन बनाई। कैसी लाइन बनाई? अरे कोई भी एक लाइन बना लीजिए बाबू, मान लीजिए ऐसी एक लाइन बनाई ऐसे। अच्छा, और ये जो लाइन है, मैंने इस लाइन के अराउंड घुमाना शुरू किया उसे। अब ये प्लेन था जिसमें ट्राइंगल है, तो मान लीजिए ऐसी लाइन बना ली इसमें, और इसके अराउंड इसको घुमाना शुरू किया। उस लाइन के अराउंड उस प्लेन को मैंने घुमाना शुरू किया। अच्छा, उसके इर्द गिर्द, और पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब फुल चक्कर काट के मैं एक बार आया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये चपटा फ्लैट 2D ट्राइंगल है। मान लीजिए मेरे हाथ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है। हाँ जी, और मैं इसको पूरा ऐसे मैंने घुमाया 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 घुमाया, यहाँ आया, और फिर और घुमाते हुए, इंसान का हाथ है और लगा हुआ है शरीर से, तो पूरा 360 डिग्री नहीं घुमा सकता मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे अपन फुल पलटी करके, ये तो अभी तो मैंने क्या, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री घुमाया है, ऐसे ही और घुमा सकता है तो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है ना। अगर ऐसा कर लूं तो मेरे साथ वो जो ट्राइंगल है वो भी घूम रहा है। हाँ जी, तो अभी ऐसा था, बिल्कुल एक ट्रायंगल दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो भी है, ये ट्रायंगल है ना। अगर मैं उसे प्लेन से बाहर ले जाऊंगा तो कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगे ना। करते 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 वापस जब 180 डिग्री घूम लिया, तो मैं तो एग्जैक्टली उसी प्लेन में वापस आ गया। हाँ जी, तो जैसे ट्रायंगल पहले दिख रहा था बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जब जब ऐसे इस प्लेन में था और सेम प्लेन जब दोबारा आ गया, तो ट्रायंगल तो एक जैसा दिखेगा। हाँ जी, तो
जब मैंने 180 डिग्रीज घुमाया इसे, तब भी एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल दोबारा दिखा। और फिर जब मैं इसे और घुमाऊंगा और फिर से उसी प्लेन में लौट आऊंगा 360 डिग्री उस पर, तब ये फिर से वो ट्रायंगल मुझे दोबारा दिखेगा। हाँ जी। तो पूरा 360 डिग्रीज तक रोटेट करने पर जो ओरिजिनल था, जो 0 डिग्रीज पर था, 0 डिग्रीज से जब मैं 360 डिग्रीज पर आ गया, तो कितनी बार वो फिगर दोबारा दिखेगी? एग्जैक्टली वही फिगर उसी ओरिएंटेशन में दोबारा दिखेगी जो मुझे 0 डिग्रीज पर दिखी थी। 0 डिग्रीज जब, यानी कि जब घुमाना शुरू नहीं किया था तब का ऑब्जेक्ट मत गिनी, जब घुमाना शुरू नहीं किया था कुछ ऑब्जेक्ट था, है ना। जब मैंने पूरा उसे 360 डिग्री रोटेट किया तो एक झलक ओरिजिनल की दिखी, और फिर 360 कर दिया, जब फिर से ऐसा आ जाएगा तो दोबारा 2 बार दिखेगी। तो ट्वाइस इफ आई सी के सेम ऑब्जेक्ट रिपीट हुआ है तो मैं कहूंगा ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। C2 समझ में नहीं आया हमारे? दोबारा एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ मैं पहले इसको बताऊंगा, फिर ये एग्जाम्पल रिपीट करूंगा, फिर आप चाहेंगे वो फिर रिपीट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल आइडिया, लेकिन बड़ा क्रूशियल आइडिया है। एक बार ये सेट होना चाहिए दिमाग में आपके, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ, चिंता मत करिए, मैं इस पर लौट कर फिर से शो कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए, और फिर जो बता रहा हूँ उसको फिर रिपीट कर दूंगा। ये अच्छा ऐसे रिपीट करते रहना, आपको हर बार ध्यान भी देना है। अच्छा, ये देखो, मान लो यही ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में मैंने ये ऐसे एक लाइन बना दी है। क्या किया तुमने? परपेंडिकुलर प्लेन में ट्रायंगल रखा है, और इसके ऐसे, इसके अभी तो ऐसे लाइन बनाई थी मैंने, ऐसे यहाँ बीचों बीच मैंने एक, मान लो कोई लाइन बना दी है, और इस लाइन के इर्द गिर्द अब मैं इस ट्रायंगल को घुमा रहा हूं। अच्छा, ये है ABC, बिल्कुल। और यहां देखो, यहां ये C महाराज ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको घुमाना शुरू किया, जैसे ही थोड़ा सा घुमाऊंगा, अब ये चोंच जो एकदम सामने थी ये साइड में चली जाएगी। हाँ, पुलिया बिगड़ जाएगा, बिल्कुल। पर घुमाते 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 ये भी तो होगा ना, जब ये इधर घूम रहा है तो एक ऐसा वक्त आएगा जब A घूमकर C की जगह आ जाएगा, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो A एग्जैक्टली उस लोकेशन पर आ जाएगा जहां C था। C घूम के चला जाएगा B की तरफ, B घूम के चला जाएगा A की तरफ, ऐसे। ये हो जाएगा। हाँ जी, फिर 180 डिग्री फिर 180 डिग्री की तरफ घुमा लेते हैं, और ऐसे घुमाएं कि ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाए। घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इजी एग्जांपल है, बी घूम के आ जाएगा ए की तरफ, ए घूम के चला जाएगा यहाँ, और सी घूम के आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और फिर से अगर रोटेट करूंगा, वही कर, काम नहीं हो जाएगा जिंदगी में? है बहुत काम है, लेकिन अभी तो यही समझाने का काम है। देखो इसे ध्यान से, ये आसान है पहले वाले से, और फील आ रही है इसकी, है ना। ट्रायंगल रोटेट कर रहे हैं, ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते गए, और चौथा रोटेशन जब किया, एक मिनट, यहाँ पे कितना रोटेट किया है, यहाँ से यहाँ कितना एंगल है? अगर ध्यान दें तो ये एंगल है 120 डिग्रीज। ये 120, 120, 120, 120 जोड़ के 360 होता है। तो 120 डिग्री घुमाया, यहाँ आया, फिर 120 डिग्री और घुमाया 240, तो यहाँ, और फिर 120 डिग्री घुमा के 360 आ गए, तो CBA, आपको खाली रेफरेंस के लिए CB, तो ये सेम चीज सेम रिपीट हो गई। तो पूरा 360 डिग्री किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 360 डिग्री घुमाओगे, कितना भी गंदा और उबड़ खाबड़ ऑब्जेक्ट हो, पूरा फुल रोटेशन करने पर तो सेम ऑब्जेक्ट दोबारा आ जाएगा। ये तो बढ़िया ट्रायंगल है, तो सेम 360 डिग्री घुमाकर ये तो सेम चीज आ गई। हाँ जी, लेकिन आप ये देखिए कि जब यहां से रोटेशन चालू किया था और 360 डिग्री घुमाया, तो कितनी बार सेम डिजाइन के दर्शन हुए? ट्रायंगल में ABC तीनों एक जैसे पॉइंट्स हैं, कोई अंतर नहीं उनमें। तो ये एक बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, तीसरी बार तो सेम आ गया, तो पहली और दूसरी बार भी सेम ही आया था, है ना। और पूरा 360 डिग्री घुमाया है, तो 360 डिग्री पर भी जो आया है उसको भी गिनेंगे। 3 बार मुझे
सेम ऑब्जेक्ट के दर्शन हुए। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि जिस एक्सिस के अराउंड में घुमा रहा था, जो रोटेशन कर रहा था, वो जिस एक्सिस के अराउंड कर रहा हूं, वो C3 एक्सिस है। C3 क्यों? क्योंकि उसमें 3 बार वही ऑब्जेक्ट दोबारा प्रकट हो गया, तो मैं कहूंगा C3 एक्सिस है। अच्छा, और ये सीट रिकॉर्डिंग ही तो ट्रायंगल में तो C3 की फील आ रही है बिल्कुल। ऐसे ही अगर स्क्वायर होता, अगर स्क्वायर होता और उसको ऐसे घुमाते तो ये होती C4 एक्सिस। अगर रेगुलर पेंटागन होता, रेगुलर मतलब जिसमें सब कुछ सिमेट्रिक हो, और इसके अराउंड घुमाते तो ये होती C5 एक्सिस। अगर रेगुलर हेक्सागन होता और इसके अराउंड घुमाते तो ये हो जाती C6 एक्सिस। हाँ, हो जाती। ठीक है। अच्छा, आपने कहा था रिपीट करेंगे, रिपीट कर देता हूं। ये तो थी परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट है ज्योमेट्रिकल, उसके परपेंडिकुलर मैंने एक एक्सिस ली और घुमाया, तो ये C3, C4, C5, C6 ऐसी एक्सिस दिख गई। हाँ जी। अब मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं देख भैया, ये ट्रायंगल है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं, इसी प्लेन में लाइन बना। इमेजिन करें एक ट्रायंगल काटें और उसी में कोई एक तीली लेकर तो चिपका लें, उसके अराउंड घुमाएं। अगर इसके अराउंड घुमाएंगे तो 180 डिग्री पर, भाई अभी ऐसा है, ये जैसे ही प्लेन के बाहर गया तो कुछ डिफरेंट हो गया, सेम प्लेन में तो ये रिपीट होगा 180 डिग्री पर, और फिर उसी प्लेन में लौट कर आएगा 360 पर। तो आप देखिए ये है C2 एक्सिस। क्यों? पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे, जब वो लौट के बुद्धू घर को आए तो बीच में 180 पर रिपीट हुआ, फिर 360 पर, तो ये C2 एक्सिस है। एक स्क्वायर में भी अगर आप इस प्लेन के अराउंड घुमाएंगे उसी के प्लेन में, तो वो एक्सिस भी कैसी होगी? दैट एक्सिस, स्क्वायर को भी पूरा घुमाएंगे, ये भी C2 एक्सिस होगी। पेंटागन को भी घुमाएंगे ऐसे, ये भी C2 एक्सिस होगी, और हेक्सागन को घुमाएंगे तो ये भी C2 एक्सिस होगी, क्योंकि वो चपटा प्लेन तो 360 डिग्री में बस एक बार 180 और एक बार 360, उसमें 2 बार दिखाई देगा। दैट्स इट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट तो वही है ट्रायंगल। हाँ जी, उसी में आपने कभी C2 बता रहे हैं, कभी C3 बता रहे हैं। हाँ, जैसे अब मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता, बच्चे डर जाते हैं, लेकिन जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे आप फिजिक्स में, अलग अलग एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट वही है ना। यहाँ तो मैं सिर्फ एक्सिस बदल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ही ऑब्जेक्ट में एक एक्सिस के अराउंड घुमाओ या दूसरी एक्सिस के अराउंड घुमाओ, आप देखोगे अलग अलग तरीकों से या अलग अलग बार सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा। तो समटाइम्स इट कैन बी अ C2 एक्सिस, समटाइम्स द सेम ऑब्जेक्ट कैन हैव अ C3 एक्सिस। अब डेफिनेशन देखें, कुछ कुछ फील आ रही है? बिल्कुल। देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन। क्या है ये? पहली बात एक लाइन है, ठीक है, अबाउट विच, जिसके इर्द गिर्द एन ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेटेड बाय, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेटेड, ठीक है, बाय 360 डिग्रीज, बाय एन ये छोड़िए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेटेड बाय 360 डिग्रीज, ठीक है, एंड thereby it produces an object indistinguishable with the original object n number of times। पूरा उस एक्सिस के अराउंड पूरा 360 डिग्रीज घुमाइए, और जैसा वो ऑब्जेक्ट था हू बहू वैसा ही ऑब्जेक्ट ठीक उसी एंगल पर दर्शन देता हुआ दिखे। कितना? अगर पूरे 360 डिग्री घुमाया और एन टाइम्स सेम ऑब्जेक्ट के दर्शन हुए, तो हम कहेंगे ये है CN एक्सिस। यहाँ तो डिवाइडेड बाय लिखा है, तो वो भाषा बदल के लिखा है, थोड़ा वैसे ही है। हमने कहा पूरा 360 डिग्री घुमाओ और n बार दिखे, यहाँ लिखा है कि 360 अपॉन n डिग्री घुमाओ और वो सेम ऑब्जेक्ट फिर से वही दिख जाए। बस इतनी सी बात है ये, बट अपन ने जो बोला है वो भी एकदम ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल और बढ़िया है ना। ऐसे ये है CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, हमने 3 चीजें डिफाइन करी हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और अब हम बात कर चुके हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। जैसे ये देखिए, क्यूब में अगर आप गौर फरमाएं तो क्या है ये जैसे एक स्क्वायर था, हाँ जी,
स्क्वायर में ये एक्सेस कौन सी थी याद है आपको? ये C4 एक्सेस थी। क्यों? क्योंकि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 4 बार वो चीज घूमकर एक जैसी दिखेगी। ये कैसी है? ये है C4 एक्सिस। और एक बार वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक बार वो YZ के, और एक बार XZ के परपेंडिकुलर होगी। ये कैसी एक्सिस है? ये इसकी, ये जो प्लेन है यहां से गुजरती हुई ठीक बीचों बीच इसके ऐसी, ये यहां से गुजरती हुई ऐसी, ये एक्सिस है। पीछे वाले प्लेन का सेंटर है ये, इससे गुजर रही है। तो ये C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये भी महाराज C4 है और ये भी महाराज C4 है। XY YZ और XZ के परपेंडिकुलर C4 एक्सिस। अच्छा, ये 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जी हाँ, जैसे 4n फोल्ड, जैसे C3 है तो 3 फोल्ड, C4 है तो 4 फोल्ड। ये घुमाने की बात कर रहे थे, देखो बढ़िया घुमा घुमा के दिखा रहे हैं आपको। 4 बार घुमाया और सेम ऑब्जेक्ट पाया हर बार, तो हम कहेंगे 4 फोल्ड है। ठीक, एक बार फिर देखिए, घूम जा ये 1 2 3 और 4, पूरा 360 डिग्री घुमाया है, उसमें 4 बार वही ऑब्जेक्ट पाया है, तो ये बन गई 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। राइट, देयर वी आर। थोड़ी सी गंदी चीज है, थोड़ी मुश्किल सी चीज है जिसको हम बता रहे हैं आपको। क्यूब में 4 फोल्ड एक्सिस तो होती है, कितनी है? C4 एक्सिस तो हो गई 3। क्यूब में C3 एक्सिस भी होती है। ध्यान रखना, AXIS एक्सिस सिंगुलर, AXES एक्सिस प्लूरल। C3 एक्सिस भी होती है। वो कौन सी होती है भैया? वो देखिए कौन कौन सी होती है। दिस इज एक्सिलरेटिंग। अगर आप देखें तो बॉडी डायगोनल जो है ना, सच तो ये बॉडी डायगोनल इज अ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, क्या 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 बोला? बॉडी डायगोनल इज अ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्यूब। चिल्ला क्यों रहे हो? बता रहा हूं, चीख चीख के बता रहा हूं ताकि एकदम कलेजे में उतर जाए। 1 2 और 3, ये देखिए ये ट्राइंगल है। हाँ है, तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे तो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और इस ट्राइंगल में अगर आप ये देखेंगे, ये वाली लाइन है, ये ऐसे जो जा रही है ऐसे, जो मैंने अभी जस्ट लाइन बनाई है, मैं कलर चेंज करके फिर बना देता हूँ। ये जो लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल, ये जो ABC ट्राइंगल मैंने बनाया है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ज्योमेट्री से आप देखेंगे तो ये आप पता कर लेंगे कि ऐसा है। देखिए, जो ABC ये ट्राइंगल वाला प्लेन है, ये ABC बनाया कहां से है? AP BC और AC फेस डायगोनल्स हैं। हाँ जी, और इनसे जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल परपेंडिकुलर है किसके? बॉडी डायगोनल के, हरी वाली बॉडी डायगोनल के। हाँ जी, लाल डॉटेड लाइन मत देखिए उसको, ग्रीन वाले जो हम बनाई उसको देखिए। और अगर इस एक्सिस के अराउंड, कौन सी एक्सिस? ये ब्लू एक्सिस, ये ग्रीन एक्सिस जो भी है, ये साफ साफ दिखा रहा हूं। तो ये अगर ये ब्लू ग्रीन एक्सिस जो भी है, इसके अराउंड हम इस ट्राइंगल ABC को घुमाएंगे, तो आप देखोगे ये कौन सी हो जाएगी? ये जो बॉडी डायगोनल है, ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अराउंड ट्राइंगल 3 बार सेम दर्शन देगा, और यही ट्राइंगल नहीं, पूरा क्यूब 3 बार हूबहू वैसा ही दिखेगा। क्या बात कर रहे हो? ट्राइंगल भी क्यूब पर ही है, क्यूब का कोई भी हिस्सा देख लो, वो तीनों बार रिपीट करके वैसा ही दिखेगा, लेकिन ये एक्सिस उसके हिसाब से कहलाएगी फिर C3 एक्सिस। सच तो ये है, इसको ऐसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम 3D में देख रहे हैं, 3D में अगर ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में, किसी भी एक क्यूब को अपने हाथ में लेके घुमा के देखोगे, तो थोड़ी सी ज्यादा फील आएगी इसकी। अदरवाइज हमारे साथ देखते रहो और भी फीलिंग्स आ सकती हैं। कितनी बॉडी डायगोनल्स हैं ऐसे? अच्छा, एक क्यूब, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स डज अ क्यूब पोजेस? एक क्यूब में कॉर्नर्स कितने होते हैं बोलो? 4 और 4 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और एक बॉडी डायगोनल कितने कॉर्नर से एक साथ पास करती है? एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर से, यहां और यहां। ये क्या है? ये एक बॉडी डायगोनल है, जी हाँ। ऐसे ही यहां और यहां, ये
यहां और पीछे ये, और यहां, ओ माय गॉड, ऐसे। जी हाँ, ये 4 बॉडी डायगोनल्स हैं एक क्यूब में। अ क्यूब हैज, इसको ये आप देख भी लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। अ क्यूब हैज 4 बॉडी डायगोनल्स। इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री से कोई लेना नहीं है, तो एक बहुत अलग चीज है कि एक क्यूब की 4 बॉडी डायगोनल हैं। ठीक है। और जो नई चीज मैंने और बताई है आपको, दूसरा पॉइंट है कि ईच बॉडी डायगोनल, BD is body diagonal, हाँ, each body diagonal is a C3 axis of symmetry। तो C3 axis of symmetry कितनी हो गई? जितनी बॉडी डायगोनल्स हैं 4। A cube has 4 different C3 axis of symmetry। It has 3 different C4 axis of symmetry। तो 4 3 are 3 4 are 12। तो ये मल्टीप्लीकेशन कोई लॉ ऑफ है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तुक्के में बैठ गया और हर ऑब्जेक्ट के लिए सच नहीं होगा। ठीक है ना? ऐसे देखिए, 3 फोल्ड सिमेट्री क्यूब है, इस डायगोनल के अराउंड घुमा रहे हैं 1 2 एंड 3। ये देखिए सेम ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है बार बार। ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम 3D में घुमा के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिए एक बार। ये इसको घुमाया 1 और फिर से घुमाया और सेम 2 और फिर से घुमाया और सेम 3। 3 बार में लौट के वो दो घर को आते हैं, तो ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डन डन। कितनी और कराओगे? C2 एक्सिस की भी चाहत हो जाती है लोगों की। एक क्यूब में हमने C4 कितनी थी? 3 थी। C3 कितनी है? 4 है। तो C2 कितनी होगी? 6 होंगी। वेल, तुक्का तो यही बैठता है और सच भी यही है, 6 हो जाएंगी। और ये कौन कौन सी? आप देखो, ये जो साइड है ना, इसका सेंटर पकड़ो। अच्छा, और ये जो साइड है इसका सेंटर पकड़ लो। अच्छा, ये डायग्राम बहुत सुंदर नहीं है, इसमें साफ साफ नहीं, इसमें साफ साफ दिख रहा है। ये जो साइड है इसका सेंटर, और ये जो साइड है इसका सेंटर। इसको चीरती हुई लाइन बनाओ ऐसे। ओह, ये, जी हाँ, तो ऐसी लाइन, ये लाइन ऐसी, ये, और एज इसका सेंटर, और डायगोनली ऑपोजिट एज और उसका सेंटर, ये वाली लाइन बनाओ। तो इसके अराउंड घुमाओगे तो 2 बार सेम क्यूब दिखाई देगा, और ऐसे ऐसे 6 संभावनाएं हैं। तो यू हैव 6 डिफरेंट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्यूब में C2 भी है, जी हाँ, C3 भी है, बिल्कुल। C2 आसान है, देखने की मुश्किल नहीं है। और सबसे टिपिकल तो C3 थी, वो देख ली हमने। C4 भी इंटरेस्टिंग थी, वो भी देख ली। C2 C3 C4 तीनों के दर्शन करे, और ये इतनी इतनी संख्याएं हैं इनकी। ये सिर्फ अभ्यास के लिए, कई बार तो यही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक क्यूब में कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे देख लीजिए, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यूब में। डन डन। ये देखिए, एज का सेंटर और ऑपोजिट एज का सेंटर, उसके अराउंड क्यूब को घुमा रहे हैं। ये पूरा अब जाके घूम के वहां पे आए, 2 बार दर्शन दिए सेम ने। तो ये कौन हो गई? ये हो गई C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे है 180 डिग्री घुमाया तो ऐसा, और फिर से 180 डिग्री घुमा दिया तो ऐसा। ये आ गई टोटल 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डन। तो एक क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? 23, 23। कौन कौन से? 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और 13 अलग अलग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी डिवीजन थे। C2 C3 और C4। C2 थी 6, C3 थी 4, और C4 थी 3। ऐसा ये 23 संख्या कोई रटनी है? नॉट रियली, कोई पूछता नहीं है इस तरह से, लेकिन फिर भी जो भी है ऐसा। तो भाई, ये तो क्यूब के सिमेट्री एलिमेंट्स थे जो हमने देखे। मैं चाहूंगा कि क्यूब के लिए आप कुछ चीजें याद कर लें। ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स वार्टिकल्स का है, ये भी आसान है, देख लेंगे। लेकिन लिख लीजिए, फॉर अ क्यूब
या a cube contains, a cube has a faces, कितने faces हैं, कितने vertices हैं, कितनी edges हैं, पहले तो मुझे बताइए एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 faces, कितने vertices या corners हैं, 8, कितनी edges हैं, 12, ठीक है, कितनी फेस डायगोनल्स हैं, हर फेस पर एक डायगोनल बना सकते हो, 6 फेस थे तो 6 फेस डायगोनल हैं, कितनी बॉडी डायगोनल्स हैं, 4 अलग अलग बॉडी डायगोनल्स होती हैं क्यूब की, हमने भी दिखाया था आपको, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 वर्टाइसेस है और हर वर्टेक्स से एक डिस्टिंक्ट बॉडी डायगोनल निकलती है, तो 8/2 4 बॉडी डायगोनल्स हैं, राइट। एज डायगोनल कुछ होती नहीं, कुछ सेंस नहीं है उसकी, तो 2 तरह की डायगोनल्स आ गई। ये कितने बॉडी सेंटर हैं, एक ही बॉडी सेंटर होता है जी, 10 थोड़ी होते हैं, तो एक बॉडी सेंटर लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस है। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री अगर देखेंगे तो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, हाँ कितने थे, 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक था, और C2 C3 या C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे, C2 6 थी, C3 4 थी और C4 3 थी। फनी चीज है, मल्टीप्लिकेशन 12 रहा है हमेशा, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, it may be easy and stupid and cheap way to remember it, but nonetheless ये फीचर्स है क्यूब के जो आपको याद होने चाहिए। इतनी ज्योमेट्री की बात है, दिमाग का दही हो गया हमारे, अरे तो कोई बात नहीं, दही को मत क्या पाइए, छाछ बनाते हैं, देगी इसको, है ना। ये तो थी क्यूब की प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड फीचर्स। हाँ जी, ये तो खाली इसलिए थे कि थोड़ी आपकी बुद्धि में क्यूब की प्रॉपर्टीज घुसे, दिस वाज मोर ऑफ मैथमेटिक्स देन ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि क्यूब तो ठीक है ज्योमेट्रिकल फिगर है, हम तो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, हम तो लैटिस की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कोई क्यूबिक लैटिस है और उसमें हर कॉर्नर पर एक एटम रखा हुआ है। अब एटम तो कोई पॉइंट मास नहीं होता, वो तो अच्छा खासा मोटा ताजा स्फेरिकल एंटिटी है, तो अगर एक स्फेरिकल एंटिटी, अगर एक एटम वहां रखा है, तब क्या होगा, contribution of particles at different sites in one cubical unit cell। आइए इसको देख लीजिए, ये क्या है, क्यूब, बिल्कुल। आप ये देखिए, क्यूब में ये भी तो हो सकता है कि ये कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, मतलब अगर कोई स्फीयर जो है वो क्यूब में कॉर्नर पर है मान लीजिए, तो कितना हिस्सा हम मानेंगे क्यूब के अंदर है, कितना हिस्सा बाहर है। अगर कोई किसी फेस पर है तो कितना हिस्सा स्फीयर का अंदर होगा, कितना हिस्सा बाहर होगा। अगर वो एज पर है तो कितना हिस्सा मैं अंदर मानूंगा, कितना बाहर। अगर बॉडी सेंटर पर है तो कितना हिस्सा अंदर मानूंगा, कितना बाहर। ये हम देखना चाहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है सॉलिड स्टेट की, बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है, तो पूरी सारी एकदम अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत कीजिए और उसको सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल, बहुत प्यारी चीज है। एक क्यूब है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक क्यूब है और उसके कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा हुआ है हमने। अच्छा, अगर एक क्यूब के कॉर्नर पर एक स्फीयर रखा है और हम ये जानना चाहते हैं कि उस स्फीयर का कितना हिस्सा उस क्यूब के अंदर है। एक क्यूब है, कॉर्नर पर स्फीयर रखा है, देखिए ऐसा स्फीयर रखा है, हाँ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कितना पोर्शन उस स्फीयर का एक अकेले ट्यूब के अंदर है, क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन तो कट कर बाहर भी चला जाएगा, कितना हिस्सा अंदर है बताओ। देखिए ऐसे देखते हैं, एक मैथमेटिकली बड़ा सुंदर तरीका है इसे देखने का। कैसा, क्यूब है, मान लीजिए एक जायंट क्यूब ये बनाया हमने, कैसे, ऐसे जैसे एक 1 क्यूब, ऐसे 2 3 और 4, 4 क्यूब आज 1 2 3 4 4 रख लिए, और 5 6 7 8, ऐसे 8 क्यूब्स रखेंगे। डू यू सी कि ये 8 क्यूब्स पूरी तरह से बीच वाले पार्टिकल को घेर लेंगे।
मतलब क्या मतलब है आपका? ऐसे देखिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा जाइंट क्यूब था, हाँ, अब मैंने उसके टुकड़े करे, ये एक टुकड़ा किया, इससे क्या हुआ, हाफ हो गया। फिर मैंने एक दूसरा टुकड़ा किया, इससे क्या हुआ, वो फिर से और हाफ हो गया। अच्छा, फिर मैंने उसका तीसरा टुकड़ा किया, ऐसे। तो हाफ के हाफ का हाफ, ऐसे करके आप देखो मैंने क्या किया है, छोटे छोटे मिनी क्यूब्स जनरेट कर दिए हैं। ये भी एक क्यूब था यहाँ पे, ये ऐसे, ये क्यूब है। तो मैंने एक एक क्यूब को अगर मैं कट करूंगा एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग, हाफ के हाफ का हाफ, यानी 1/8 वॉल्यूम के 8-8 मिनी क्यूब्स प्रोड्यूस कर दूंगा। ये एक छोटा क्यूब है ऐसा। आप देखिए, हाँ बात तो ठीक कर रहे हो तुम। तो ये पॉइंट अगर सब तरफ से देखें तो ये 8 अलग अलग क्यूब्स से घिरा हुआ है, और हर क्यूब्स में ये पॉइंट कॉमन है। ये पॉइंट तो दिख रहा है कि हाँ ये क्यूब में होगा, बिल्कुल। तो 8 क्यूब्स में कॉमन है, तो किस क्यूब में ज्यादा है किस में कम, सब में बराबर है। इसका मतलब 1/8 ही होगा एक क्यूब में। एक में 1/8, दूसरे में 1/8, तीसरे में 1/8, चौथे में 1/8, ऐसे 5 6 7 8 सब में 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 1/8। If a particle is present at the corner, it is shared by 8 different unit cells, और इसका मतलब खाली 8वां हिस्सा ही उस स्फीयर का, उस एटम का या उस एंटिटी का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, अगर उसको स्फेरिकल और सिमेट्रिक मान लें तो उसका 8वां हिस्सा ही एक क्यूब के अंदर होगा। तो कॉर्नर का 1/8, कॉर्नर का 1/8 होता है क्यूब के अंदर, ऐसा क्यूब। ये देखिए फिर से देख लीजिए, ये क्यूब महाराज है, कॉर्नर पर एटम है, हाँ जी है, अच्छी बात है। और फिर देखिए ये क्या किया हमने, 8 क्यूब्स बनाए हैं, ध्यान से देखिए 8 डिफरेंट क्यूब्स हैं, उनके बीच में ये एटम है, तो उसके 8 टुकड़े करे, हे भगवान। और हर कॉर्नर पर 1/8 टुकड़ा है, देखिए बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए आप, पूरा उसको घुमा घुमा के 3D में हम दिखा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं। तो 1/8 फिर से देखिए एक बार, एक क्यूब है, कॉर्नर पर एटम है, एक रख के बाकी सारे हटा देंगे ताकि आपको साफ साफ दिख सके कितना हिस्सा उस के अंदर है। 8 क्यूब्स अगर बनाऊंगा तो पूरा चारों तरफ से घिर जाता है, 10 दिशाओं से घिर जाता है वो, ठीक है। हाफ के हाफ का हाफ, 3 पार्ट को प्लेन से काटा है, इस तरह से 8 टुकड़े हुए तब बनाए, एक क्यूब में बने थे। ये देखिए ऐसे, राइट। चलिए, सो मच सो फॉर, अगर कॉर्नर पे था, कॉर्नर पर था तो हम कहेंगे भाई 1/8 था। अगर फेस सेंटर पे हुआ तो कितना, हाफ होगा। हाँ हाफ होगा। कैसे हाफ कैसे हो जाएगा, देखिए अगर एक फेस सेंटर पर है तो आपने 2 फेस आमने सामने रख दिए, हाँ जी, उनमें पूरा स्क्वायर बन गया। अब वो आधा इधर है और आधा उधर है, क्योंकि वो इधर भी था उधर भी था, फेस में था, तो ये अगर ये इस क्यूब का फेस है तो ये इस क्यूब का भी फेस है, दोनों फेस के सेंटर पर है, ठीक बीचों बीच है, तो आधा एक तरफ है आधा दूसरी तरफ। तो आप कह सकते हैं बहुत मजे से 50-50। आप देखिए जैसे यहाँ क्यूब है, बिल्कुल इसके कॉर्नर के अलावा फेस पर भी एटम्स हैं, हाँ जी। आपकी सुविधा के लिए अपन एक फेस सेंटर रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। 2 क्यूब्स के बीच में फेस सेंटर शेयर हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली आप देखिए, बहुत आसान है इसको देखना, है ना। काट दो, अरे 50-50 हो गया, जी हाँ ये तो 50-50 हो गया। अब बस इतना ही है, एक क्यूब में आधा और पड़ोस में आधा, दैट्स इट। ये बहुत आसान है, बिल्कुल देख लीजिए जी भर के, देखते ही फील आ जाती है इसकी। कॉर्नर में 1/8 और फेस सेंटर पर हाफ। किसी एज पर हुआ तो, पूरी बाबा, एज पर, हाँ एज पे खाली 1/4 होता है। 1/4 कैसे होता है, आप देखो, मान लो एजेस के सेंटर पे थे,
अब मैंने सारे क्यूब्स ऐसे सजा लिए, ऐसे रख लिए, तुम देखो कि उन्होंने पूरी तरह से उस एटम को घेर दिया, मतलब 100% एटम इनके अंदर तो आ ही गया। हाँ जी, अब तमाशा देखो, अलग अलग करें तो देखिए क्या होगा। ये था क्यूब, हाँ जी, एज सेंटर और कॉर्नर्स पर रख दिया। आपकी सुविधा के लिए एक एज सेंटर रख के बाकी सारे हटा देते हैं। जूम, गायब हो जाओ, गायब हो गया। एज सेंटर वाला एटम बच गया है। 4 क्यूब्स हैं, पूरी तरह से घेरे हुए हैं उस एज को। आप देखिए, चारों ने 4 टुकड़े करे उसके, सारे टुकड़े हटा लिए, 1/4 बच गया है एक क्यूब के अंदर। ऐसे से 4 क्यूब शेयर कर रहे हैं, हर एक 1/4 रखे हुए है। फिर जोड़ के भी दिखा दिया आपको, देखिए 1/4 हिस्सा ही अंदर है, 3/4 बाहर है। तो एक क्यूब में कितना अंश है इसका? उसका 1/4। तो 1/8 है कॉर्नर, हाफ है फेस सेंटर्ड, 1/4 है एज सेंटर्ड। और गलती से अगर कोई बॉडी सेंटर पर आ गया तो, बॉडी सेंटर पर आ गया तो पूरा बॉडी के अंदर ही है, तो पूरा 1 पार्ट फुल्ली कंप्लीटली विद इन, देखो पूरा अंदर है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। ये तो ऑब्वियस है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। आप देखिए, फिर भी शगुन के लिए देख लीजिए ऐसा ड्रामा। कॉर्नर्स हैं, बॉडी सेंटर है, कॉर्नर्स हटा देते हैं, बॉडी सेंटर देख लेते हैं, तो बस उतना हिस्सा क्यूब के अंदर आ जाएगा। एंड दैट्स इट, दैट्स इट। रिपीट करिए, कॉर्नर 1/8, एज 1/4, फेस सेंटर हाफ, एंड बॉडी सेंटर फुल अंदर है। डन, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इसी बात पे क्वेश्चन आएगा। हाँ, क्वेश्चन नहीं कराया आज बिल्कुल तुमने, हाँ तो करिए ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, in a face-centered cubic arrangement, oh my god, of A and B atoms, एक face-centered cubic arrangement है A और B atoms का। A atoms are at the corners of the unit cell and B atoms are at face centers, oh my god, ठीक है। तो corners पर हैं A, ठीक, और B atoms कहाँ हैं? at face center. One of the A atoms is missing from one corner. Simplest formula is, कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक पर 1/8 ए है नॉर्मली, लेकिन बोला है वन मिसिंग, वन ऑफ द ए एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। तो 8 में से 1 मिसिंग हो गया तो कितने बचे? 7 कॉर्नर्स। और ए कितना है? हर एक में 1/8 है, तो ए हो गया 7/8। क्यूब के अंदर ए, क्योंकि 1/8 मिसिंग हो गया तो अब 7/8 बचा, ठीक है। और बी कहां है? बी जो है बोला था वो फेस सेंटर पर है। कितना? एक फेस सेंटर पर होता है हाफ, हाँ जी। और कितने फेसेस हैं? एक क्यूब के 6 फेसेस हैं। पासा खेलते हैं ना वो, लूडो में पासे डालते हैं तो कितना होता है? ये डाइस जो बोलते हैं वो, आप 6 फेसेस, 6 into 2 या हाफ कितना? 3। तो बी 3 था। एक क्यूब के अंदर बी के एटम्स पूरे 3 हैं। ए के एटम 1 होते अगर उसके अंदर कोई मिसिंग ना होता, पर एक कॉर्नर मिसिंग है, तो 7/8। A7 B24, 8 से मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब का A7 B24। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उस कंपाउंड का। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक है ये। ऐसे ही है, एक और करिए इसी बात पर। जे को बड़े पसंद है इस टाइप के क्वेश्चंस, सिंपल कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मजेदार। A compound is a cubical unit cell, खुशी भी जानकर, in which X atoms are present at 6 corners. कॉर्नर तो 8 होते थे, जी हाँ, कॉर्नर्स तो 8 थे, लेकिन 6 कॉर्नर्स पर जो है वो हैं क्या चीज? X atoms. Y atoms are at remaining corners, तो 2 कॉर्नर्स पर हैं Y atoms. And only at those face centers which are not opposite to each other. बदतमीजी। अब Y एटम्स दो दो जगह हैं, एक तो 2 कॉर्नर पर हैं, और यही नहीं, ऐसे फेसेस के सेंटर पर हैं
जो एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो, 6 फेस हैं, तो इसके ऑपोजिट होता है ये, तो यहां छोड़ दीजिए। इसके ऑपोजिट होता है ये, तो इसको छोड़ दीजिए। और इसके ऑपोजिट जो फ्रंट में है, ये वाला जो था फ्रंट वाला, इसके ऑपोजिट है अंदर वाला। दो, दो और दो ऑपोजिट पेयर्स हैं 6 फेसेस में, मतलब आधे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, पैरेलल हैं, तो खाली 3 फेसेस पर, तो फेसेस में 3 फेस पे के सेंटर पर, फेस सेंटर्स पर y एटम्स हैं, ठीक। एंड z एटम्स आर प्रेजेंट एट द रिमेनिंग फेस सेंटर, रिमेनिंग फेस सेंटर्स पे हैं z एटम्स। एंड बॉडी सेंटर, बदतमीजी देखिए, प्लस बॉडी सेंटर, इस पे भी z है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बड़ी टांग खींची है, खूब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया है, फिर भी टफ नहीं है। मुझे पता है x एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं, और वो भी 8 नहीं 6 कॉर्नर पर। तो हर कॉर्नर पर याद रखिए होता है कितना, 1/8 इंटू 6, तो 6/8 हो गया x, x हो गया 6/8। 6/8 को डिवाइड करके 3/4 लिख दो, लिख देंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। y कितना हो गया, 1/8 इंटू 2, हाँ जी, प्लस 3 फेस सेंटर पर, 3 इंटू हाफ, फेस सेंटर पर हाफ ही होता है क्यूब के अंदर, ठीक है। जोड़ के देखो कितना आता है, 2/8 यानी कि 1/4 प्लस 3/2, कितना आ जाएगा 6/4, 7/4, तो y है 7/4, सॉरी y है 7/4। z कितना है, बॉडी सेंटर पर तो 1 है, और रिमेनिंग फेसेस हैं 3, और तीनों पर है हाफ, तो 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 5/3। क्या करें, वेल सिंप्लीफाई करो, 3/8 को लिखो, उसे 6/8 हो गया, 3/4 तो जाएगा x3 y7 z10, x3 y7 और z10। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो है वो होगा, 3 है x, 7 है y और 10 है z एक क्यूब के अंदर, और जो एक यूनिट सेल में है वही पूरे का फॉर्मूला है। तो लो जी, फॉर्मूला आ गया यूनिट सेल का। बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है। डन, अच्छी बात है। तो फटाफट चलिए अपने इस रिजल्ट को समराइज कर लेते हैं। क्या रिजल्ट था, कॉर्नर पर जो एटम है उसका 1/8 हिस्सा क्यूब के अंदर होता है, एज सेंटर पर है तो उसका 1/4, फेस सेंटर पर है तो उसका हाफ, और बॉडी सेंटर पर है तो पूरा का पूरा एटम हम मान सकते हैं क्या होता ही है क्यूब के अंदर, राइट। इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, और यही कथा हम जारी रखेंगे अगली बार। आज की मुलाकात थोड़ी सॉलिड थी, बस इतनी ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।